दोस्तों, आज की कहानी है भेड़ और इंसान का बच्चा। चरवाहा की भेड़ ने इंसान का बच्चा पैदा किया। आइए सुनते हैं ये कहानी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं। पुराने जमाने का है जब गांवों की मिट्टी में लोगों की वफादारी मिला करती थी और हर आवाज में कोई ना कोई कहानी छुपी होती थी। शहर की भीड़ भाड़ से काफी दूर, धूल भरे कच्चे रास्तों और आम के बड़े बड़े बागों से घिरा एक गांव था, गुलशानपुर। गुलशानपुर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, लेकिन वहां के लोग अपनी जुबान से ज्यादा अपनी आंखों से बात किया करते थे। चौपाल पर बैठना, सरसों के खेतों में दिन भर काम करना और हर शाम एक नए किस्से का ताना बाना बुनना, बस यही वहां के लोगों की आम जिंदगी थी। उसी गुलशानपुर गांव के एक कोने में, जहां बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे से सूरज झांका करता था, एक अधपक्के मकान में मुनीर नाम का एक आदमी रहता था। मुनीर की उम्र 40 बरस के पार हो चली थी, लेकिन आज तक एक भी शादी का रिश्ता उसके नाम पर नहीं जुड़ा था। गांव के लोग पीठ पीछे अक्सर कहते, बड़ा अजीब आदमी है ये मुनीर। ना किसी से ठीक से मिलता है, ना किसी से बोलता है। औरतों से तो जैसे उसे कोई पुरानी दुश्मनी है। लेकिन मुनीर के चेहरे पर कभी किसी की बात का कोई असर नहीं दिखता था। वो हर रोज सुबह जल्दी उठता और अपने घर के पिछवाड़े की तरफ जाता, जहां एक छोटी सी झोपड़ी में एक बेहद खूबसूरत सफेद रंग की भेड़ बंधी रहती थी। उसका नाम था चांदिया। चांदिया कोई आम जानवर नहीं थी। वो एकदम बर्फ जैसी सफेद थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आजकल के जानवरों की आंखों में भी कम ही देखने को मिलता है। एक सच्चा भरोसा, एक अपनापन। उसके बदन की सफेद ऊन पर एक अजीब सी चमक थी। मुनीर उसे अपनी औलाद की तरह चाहता था। वह सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी चांदिया के पास जाता, उसके लिए दूर से सबसे नरम और हरी घास चुनकर लाता, अपने हाथों से उसे चारा खिलाता, उसके सफेद ऊन पर हाथ फेरता और प्यार से उसके माथे को चूमता। कभी कभी तो गांव के लोग छुप कर देखते कि मुनीर चांदिया के कान में कुछ फुसफुसा रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा राज हो उन दोनों के बीच। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने जातीं, तो एक दूसरे के कानों में धीरे धीरे कहतीं, सुनो ना, मुनीर ने फिर उस भेड़ के साथ पूरा दिन गुजार दिया। उसे किसी औरत की जरूरत ही नहीं है। उसे तो अपनी उस सफेद भेड़ से ही इतनी मोहब्बत है। कुछ तो गड़बड़ है इस आदमी में। चौपाल पर बैठे गांव के मर्द हुक्का पीते हुए हंसते। कभी सुना था कि किसी का दिल जानवर पर आ गया हो? ये तो अपनी भेड़ पर ही मर मिटा है। किसी ने यहां तक कह डाला, भाई जब इंसान अंदर से बिल्कुल अकेला हो जाता है ना, तो वह एक जानवर को ही अपना समझने लगता है। लेकिन ना तो मुनीर ने कभी किसी की बात का कोई जवाब दिया और ना ही चांदिया ने कभी किसी अजनबी को अपने पास फटकने दिया। अगर गांव का कोई बच्चा भी गलती से चांदिया के पास चला जाता, तो वह जोर जोर से जमीन पर अपने खुर मारती, में करके आवाज निकालती, जैसे साफ साफ कह रही हो, मेरे मुनीर को मत छूना। मुनीर जब भी खेतों से मजदूरी करके थका हारा लौटता, तो उसके कपड़े मिट्टी से सने होते थे, लेकिन उसका चेहरा एकदम ताजा होता, जैसे दिन की सबसे अच्छी बात तो अब होने वाली है। वह नीचे जमीन पर बैठकर चांदिया की ऊन को देर तक सहलाता, उससे अपने पूरे दिन की बातें करता और फिर चुपचाप उसी के पास चटाई बिछाकर सो जाता। मुनीर कोई बड़ा किसान या रईस आदमी नहीं था। वो दूसरों के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करता, कभी जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, तो कभी पास की बस्ती में जाकर दूसरों के जानवरों की देखभाल का छोटा मोटा काम कर लेता। उसकी कमाई बहुत ही मामूली थी, लेकिन चांदिया की खुराक, उसकी अच्छी देखभाल और मुनीर की 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो ही जाता था। ना तो उसे बाजार जाकर पैसे उड़ाने का शौक था और ना ही किसी मेले में घूमने का चाव। एक बार गांव के एक आदमी ने उससे पूछ ही लिया, मुनीर भाई, तुमने आज तक शादी क्यों नहीं की? मुनीर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ नजरें नीची कर ली। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन की बात है, मुनीर अपनी चांदियां को लेकर गांव से बाहर नदी के किनारे गया हुआ था। शाम ढल रही थी और आसमान का रंग हल्का लाल हो चुका था। चांदियां पानी पी रही थीं और मुनीर दूर एक बड़े से पत्थर पर बैठा हुआ उसे बड़े प्यार से देख रहा था। तभी अचानक चांदिया ने अपने पैरों से जमीन की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। उसके पैरों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जोर जोर से मिट्टी उछालने लगी। उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगीं। मुनीर घबराकर दौड़ता हुआ उसके पास गया और धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। चांदिया, क्या हुआ तुझे मेरी बच्ची? उसने पूछा। उस दिन मुनीर ने पहली बार चांदिया की आंखों में एक अजीब सा डर देखा था।
उस दिन के बाद से चांदिया की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वह अब पहले की तरह ज्यादा घास नहीं खाती थी, बस चुपचाप एक कोने में बैठी रहती। लेकिन जैसे ही मुनीर उसके पास आता, उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक जरूर आ जाती। गांव वाले ये सब देख रहे थे और तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता, अब देखना, इस गांव पर कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। ये सफेद भेड़ कुछ तो छुपा रही है। तो कोई कहता, अरे, जरूर मुनीर ने कोई बहुत गंदी हरकत की है, जिसकी वजह से उस बेचारी भेड़ की तबीयत यूं खराब हो रही है। गांव की कुछ औरतें तो खास तौर पर नजर रखने लगीं कि मुनीर कब चांदिया के पास जाता है, क्या करता है और कितनी देर वहां रुकता है। पिछले कुछ हफ्तों से चांदिया की तबीयत दिन ब दिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब तो उसने घास खाना बिल्कुल ही कम कर दिया था। वह सारा दिन गर्दन झुकाए बैठी रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द समाया रहता। उसके चलने में बहुत भारीपन और थकावट आ गई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि चांदिया का पेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मुनीर शुरू में तो चुप रहा, लेकिन फिर वह अंदर से बुरी तरह परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी प्यारी चांदिया को आखिर क्या बीमारी लग गई है। उसने कई बार सोचा कि शहर जाकर किसी अच्छे जानवरों के डॉक्टर को बुला लाए, लेकिन उसे डर भी था। अगर गांव वालों ने देख लिया कि वो अपनी भेड़ के लिए डॉक्टर बुला रहा है, तो वो फिर से नई नई कहानियां और ताने बनाएंगे। वो हर रात बस अपनी चांदिया के पास ही बैठा रहता, उसके बदन पर गीला कपड़ा फेरता, उसे प्यार से थपकियां देता और बुदबुदाता रहता, चांदिया, तू ठीक हो जाएगी ना, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। एक सुबह, जब सूरज अभी पूरी तरह आसमान में निकला भी नहीं था, चारों तरफ हल्की हल्की धुंध थी, मुनीर उठकर सीधा चांदिया के बाड़े में पहुंचा। उसने जो देखा, उसके होश उड़ गए। चांदिया जमीन पर बिल्कुल बेसुध सी पड़ी थी। उसकी सांसें बहुत तेज और भारी चल रही थीं। उसका पूरा सफेद बदन पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके नथुने बुरी तरह फूल रहे थे और उसकी आंखों में बहुत दर्द था। मुनीर पूरी तरह घबरा गया। अब वक्त नहीं था किसी बात से डरने का या गांव वालों की सोच की परवाह करने का। वो पागलों की तरह सीधा दौड़ता हुआ अपनी पड़ोसन आपा के घर गया। पड़ोसन आपा गांव की सबसे पुरानी और तजुर्बेकार दाई थीं। उन्हें गांव के बच्चे बच्चे की डिलीवरी करवाने का तजुर्बा था। उस वक्त वह अपने घर के आंगन में बैठी बर्तन साफ कर रही थीं। मुनीर ने उनके पास पहुंचते ही हांफते हुए कहा, आपा, आपा जल्दी चलिए, बच्चा होने वाला है। पड़ोसन आपा ने चौंक कर मुनीर की तरफ देखा। किसका बच्चा? मुनीर, तेरा तो कोई ब्याह भी नहीं हुआ आज तक। तू किसके लिए मुझे बुला रहा है सुबह सुबह? मुनीर ने घबराकर और रोते हुए जवाब दिया, मैं मैं आपको अपनी भेड़ के लिए बुला रहा हूं। मेरी चांदिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है आपा। लगता है वह कुछ जनने वाली है। जल्दी चलिए, वो मर जाएगी। दाई आपा पहले तो ये सुनकर एकदम सन्न रह गईं, फिर अपनी आंखें छोटी करके गुस्से से बोली, तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना मुनीर? एक जानवर के लिए मैं क्या दाई का काम करूंगी? पागल हो गया है तू? लेकिन मुनीर की आंखों में उस वक्त ऐसा गहरा डर था कि पड़ोसन आपा चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकी। वह मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाती हुई उसके साथ चल पड़ी। जैसे ही वो दोनों भागते हुए मुनीर के उस छोटे से बाड़े में पहुंचे, वहां का माहौल बहुत अजीब हो चुका था। जमीन पर एक सफेद रंग की चादर बिछी थी और पूरा कमरा पसीने की गंध से भरा हुआ था। चांदिया जमीन पर लेटी हुई थी। वो बुरी तरह थकी हुई और बेबस लग रही थी, लेकिन उसकी सांस चल रही थी और उसके बिल्कुल करीब एक नवजात बच्चा पड़ा था। वह कोई भेड़ का मेमना नहीं था, वह एक इंसान का बच्चा था। बिल्कुल साफ, नरम और गुलाबी जिस्म। उसकी छोटी छोटी आंखें बंद थीं और उसके रोने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नवजात इंसान के बच्चे की होती है। पड़ोसन आपा का पूरा शरीर कांपने लगा। उनके हाथ से उनकी छड़ी छूट कर गिर गई। उनके कांपते हुए मुंह से बस इतना निकला, ये ये क्या है मुनीर? मुनीर खुद भी पत्थर जैसा बन चुका था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसने धीरे से आगे बढ़कर देखा। बच्चा उसी चांदिया के पास पड़ा था, जिसकी सांसें अब धीमी हो चुकी थीं। लेकिन चांदिया की आंखें उस बच्चे को ही देख रही थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे वह बच्चा उसी के पेट से निकला हो। भेड़ का पेट जो बड़ा था, अब छोटा हो चुका था और उसके आसपास खून और गंदगी पड़ी हुई थी। मुनीर की सांसें उखड़ने लगीं। उसे चक्कर सा आने लगा और वह पीछे दीवार पकड़कर धम्म से जमीन पर बैठ गया। नहीं, नहीं,
ये नहीं हो सकता। ये क्या हो गया मेरे साथ? ये बच्चा कहाँ से आ गया? लेकिन जो बात मुनीर और दाई आपा नहीं जानते थे, वो ये थी कि बाहर बाड़े के सुराख से झांकती हुई एक जोड़ी आंखें ये सब कुछ देख चुकी थीं। पड़ोसन आपा के घर के ठीक पीछे एक बुआ जी रहती थीं। उनका जिंदगी में एक ही काम था, दूसरों की हर बात का कोई ना कोई मतलब निकालना और पूरे गांव में मिर्च मसाला लगाकर फैलाना। उन्होंने जब सुबह सुबह देखा था कि मुनीर आपा को लेकर अपने बाड़े की तरफ भागा है, तो उन्हें शक हो गया था। वह छुपते छुपाते उनके पीछे आई थीं और दीवार के छेद से अंदर झांक कर देखा था। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें बाहर आ गई थीं। एक इंसान का बच्चा, और वो भी उस सफेद भेड़ के पास। अब इस इतनी बड़ी बात को अपने पेट में छुपाए रखना बुआ जी के बस की बात नहीं थी। सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरे गुलशानपुर गांव में अफवाहों की एक भयानक आग लग चुकी थी। अरे सुना तुमने, मुनीर की सफेद भेड़ ने इंसान जैसा बच्चा पैदा किया है। जरूर उस मुनीर ने कोई बहुत गंदी हरकत की है उस जानवर के साथ, तभी ये भयानक बच्चा पैदा हुआ है। ऐसा तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुना। गांव की चौपाल पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। औरतें अपना जलता हुआ चूल्हा छोड़कर बाहर आ गईं और एक दूसरे के कान में कहने लगीं, वो आदमी नहीं, कोई बहुत बुरा इंसान है। एक जानवर को भी नहीं छोड़ा उसने। कितनी घिनौनी बात है। कुछ नौजवान लड़के और गांव के मर्द ताव में आकर बोले, चलो आज इस मुनीर का हिसाब करते हैं। ऐसे गंदे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई मतलब नहीं है। उधर अपने घर में मुनीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बाहर लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम जमा हो गया। गुस्से से चिल्लाते हुए लोग अपने हाथों में लाठियां और पत्थर लेकर खड़े थे। बाहर आ मुनीर, बाहर निकल, आवाजें गूंजने लगीं। साफ साफ बता किसका बच्चा है ये? एक जानवर के साथ ऐसा गंदा रिश्ता? तुझे शर्म नहीं आई? अंदर मुनीर के हालात बहुत खराब थे। उसकी समझ से पूरी तरह बाहर था कि इस वक्त वह क्या जवाब दे। वह फूट फूट कर रो रहा था। उसका माथा पसीने से भीग चुका था और आंखें रो रो कर एकदम लाल हो गई थीं। तभी बाहर से किसी भारी भरकम आदमी की कड़कती हुई आवाज आई, निकालो इस मुनीर को बाहर, आज नहीं तो कब जवाब देगा ये? और फिर मुनीर के कमजोर दरवाजे पर धम धम की तेज आवाजें आने लगीं। किसी ने दरवाजे पर जोर से पत्थर मारा, किसी ने लाठी दे मारी। भीड़ में से किसी की आवाज आई, इस आदमी को आज ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसका सारा नशा उतर जाए। मुनीर अंदर से पूरी तरह कांप गया। वो एक सीधा साधा इंसान था, लेकिन उस वक्त बाहर खड़ी भीड़ की आंखों में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं बची थी। दरवाजा खुला और मुनीर धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ बाहर आया। उसका चेहरा रोने की वजह से सूजा हुआ था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। उसकी आंखें डरी हुई थीं और जुबान बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। मैंने मैंने कुछ नहीं किया है भाइयों, वह बस इतना ही बोल पाया। एक नौजवान लड़का आगे आया और चिल्लाया, कुछ नहीं किया? तो क्या वो बच्चा उड़कर तेरी भेड़ के पास आ गिरा है? तभी भीड़ में से एक और आदमी आगे आया और मुनीर का कॉलर पकड़कर चिल्लाया, सच सच बता, तूने उस जानवर के साथ क्या किया है? वही काम जो आदमी औरत करते हैं? भीड़ का हंगामा एकदम बेकाबू हो गया। किसी ने मुनीर को पीछे से जोर का धक्का दिया, किसी ने उसे लात मारी। एक औरत ने नफरत से उसकी तरफ थूक दिया। मुनीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे बहुत चोटें आ रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सच्चाई थी। अचानक पीछे से एक बहुत ही साफ और भारी आवाज आई, बस करो। भीड़ एकदम से रुक गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। भीड़ के बीच में से रास्ता बनाता हुआ एक दुबला पतला लेकिन मजबूत बूढ़ा आदमी सामने आया। ये थे गांव के सबसे समझदार और पुराने आदमी, बहादुर काका। उन्होंने आगे बढ़कर मुनीर को जमीन से उठाया, उसके कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और फिर गुस्से से भीड़ की तरफ देखा। क्या किसी ने भी मुनीर को ऐसा कोई गंदा काम करते हुए अपनी आंखों से देखा है? बहादुर काका ने कड़क कर पूछा। पूरी भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। क्या किसी के पास कोई पक्का सबूत है? उन्होंने दोबारा पूछा। फिर से खामोशी। तो क्या सिर्फ एक नवजात बच्चा देखकर हम ये फैसला कर लेंगे कि मुनीर ने ऐसा घिनौना काम किया है? तभी वो नौजवान लड़का धीरे से बोला, मगर काका, बच्चा तो उसी की सफेद भेड़ के पास ही मिला है ना, और कोई रास्ता तो नजर नहीं आता। बहादुर काका ने अपनी लाठी जमीन पर जोर से पटकी और बोले, मगर ये रास्ता इतना सीधा भी नहीं है जितना तुम सब समझ रहे हो।
एक जानवर का इंसानी बच्चा जन्मना नामुमकिन है। ये मुमकिन ही नहीं है। इसकी कोई और ही कहानी है जो अभी हमारी समझ से बाहर है। लेकिन ये हरगिज नहीं हो सकता कि एक आदमी और एक जानवर वो बीच में ही रुक गए। भीड़ को तसल्ली देने के लिए उनके बोलने के तरीके में थोड़ी सख्ती आ गई। जो लोग ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मुनीर ने भेड़ के साथ ऐसा गंदा रिश्ता बनाया है, वो जरा ये बताएं कि क्या कोई जमीर वाला आदमी इतना नीचे गिर सकता है। मुनीर बचपन से हमारे बीच रहा है। और फिर क्या उसकी आंखों में तुम लोगों को वो चालाकी और वो फरेब नजर आ रहा है जो कोई गलत काम करने वालों की आंखों में होता है। भीड़ में से किसी एक ने पीछे से आवाज लगाई, तो फिर अब हम क्या करें काका? क्या इसे ऐसे ही छोड़ दें? बहादुर काका ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, छोड़ दो, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। कल सुबह गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठेगी। सबके सामने पूरी बात रखी जाएगी और जो सच होगा वही सामने आएगा। और अगर कल मुनीर झूठा साबित हुआ तो मैं वादा करता हूं कि इसे सजा ऐसी मिलेगी कि कोई और कभी ऐसी हरकत ना करे। बहादुर काका की बात सुनकर भीड़ धीरे धीरे तितर बितर होने लगी। लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे, लेकिन उनकी नजरों में मुनीर के लिए अब भी बहुत बड़ा शक था। जैसे तैसे रात गुजरी। अगली सुबह गुलशानपुर की गलियों में सूरज के निकलने के साथ ही हर घर के आंगन में, कुएं पर, खेतों में बस एक ही बात चल रही थी। आज पंचायत बैठेगी, आज मुनीर का फैसला होगा। बूढ़े लोग चौपाल पर अपनी लाठियां टिकाए कुछ गहरा सोचते हुए चुपचाप बैठे थे, जबकि गांव के नौजवानों की आंखों में अभी भी गुस्से की एक आग जल रही थी। गांव के सबसे पुराने और बड़े बरगद के पेड़ के नीचे, जहां गांव की पंचायत होती थी, वहीं आज पंचायत बुलाई गई थी। बरगद के नीचे 4 नीम की लकड़ियों से बनी पुरानी कुर्सियां रखी गई थीं, जहां गांव के बुजुर्ग मुखिया बैठने वाले थे। सामने बिछे हुए फट्टों पर गांव वाले बैठे थे। कुछ लोग खड़े थे और कुछ बच्चे पेड़ों की आड़ में छुपकर इस बड़े तमाशे को देख रहे थे। और तभी वहां दूर से मुनीर आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक रस्सी थी जिससे उसकी थकी और बीमार भेड़ चांदियां बंधी थीं। बच्चे को वो पड़ोसन आपा के पास छोड़ आया था ताकि वो उसकी देखभाल करें। मुनीर पंचायत के बीच में आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने अपनी भारी आवाज में ऐलान किया, आज फैसला सुनाया जाएगा। पंचायत के बुजुर्गों में से एक सुल्तान चाचा ने मुनीर को सबके सामने खड़ा करके कड़क आवाज में पूछा, मुनीर, तू अच्छी तरह जानता है कि आज तुझे यहां पूरी पंचायत के सामने क्यों लाया गया है? मुनीर भारी आवाज में बोला, जी चाचा, मुझे मालूम है। तो फिर साफ साफ बोल, वो बच्चा कौन है? कहां से आया? और तेरी उस सफेद भेड़ के पास कैसे पहुंचा? मुनीर की आंखें एक बार फिर छलक पड़ी। भीगी हुई और कमजोर आवाज में वह बोला, मुझे मालूम नहीं। मैं आप सबसे सच कह रहा हूं। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि बच्चा कौन है और कहां से आया है। इतना सुनते ही भीड़ में से एक आदमी जोर से चिल्लाया, झूठा है ये मक्कार। जिस आदमी ने एक जानवर के साथ इतना गंदा काम किया, वो भला अपना सच क्यों उगलेगा? ये अगर हमारे गांव में रहा तो पता नहीं कल को हमारे बच्चों के साथ और क्या क्या होगा। भीड़ एक साथ गरज उठी। मुनीर के खिलाफ गालियों और गंदे इल्जामों का एक नया तूफान उठने लगा। पीछे बैठी औरतों में से एक बूढ़ी औरत उठी और बोली, मुनीर बेटा, तुझे अपनी भेड़ से बहुत मोहब्बत थी, ये बात पूरा गांव जानता है। मगर तू अपने दिल पर हाथ रखकर बता, ये सब देखने के बाद क्या मतलब समझा जाए? पंचायत में एक बहादुर काका भी थे, जो अब तक अपनी कुर्सी पर खामोश बैठे थे। अचानक उठे और भीड़ की तरफ मुड़कर बोले, अरे गांव वालों, हम मुनीर को बचपन से जानते हैं। ये लड़का बचपन से बिल्कुल अकेला रहा है। इसने पूरे गांव में आज तक किसी की इज्जत नहीं उछाली, कभी किसी के सामने अपनी जुबान नहीं चलाई। मगर आज सिर्फ एक शक की बुनियाद पर उसे जानवर समझ लेना, ये तो हमारे ही माथे पर एक धब्बा होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मुझे पता है ये बच्चा कैसे आया, मगर मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। गांव के मुखिया ने चारों तरफ देखा, पंचायत के बाकी लोगों की राय ली और फिर ऐलान कर दिया, मुनीर, तू चाहे जो भी कहता रहे और अपनी सफाई में जो भी कहानियां बनाता रहे, मगर तेरी भेड़ के पास एक इंसान का पैदा हुआ बच्चा मिला है। ये सबूत अपने आप में बहुत बड़ा है। हम ये नहीं जानते कि ये बच्चा कहां से आया या कैसे आया, मगर हम ये जरूर जानते हैं कि अब तू हमारे इस गांव में एक पल भी नहीं रह सकता। तेरी मौजूदगी इस गांव के बच्चों और जवानों के लिए ठीक नहीं।
मुखिया ने कहा, इसलिए मैं ये फैसला सुनाता हूं कि तेरी ये भेड़ और वो बच्चा आज के बाद गुलशानपुर से बाहर रहेंगे। और अगर कल सूरज निकलने के बाद तू इस गांव की सरहद के अंदर भी दिखा, तो अपने नुकसान का जिम्मेदार तू होगा। भीड़ में खड़ी पड़ोसन आपा अपनी चादर के पल्ले से आंसू पोंछ रही थी। बहादुर काका का सिर भी दुख और बेबसी से नीचे लटका हुआ था। मुनीर ने कहा, अगर मैं कसूरवार हूं तो मैं ये सजा सह लूंगा, और अगर मैं इसका मुजरिम नहीं निकला तो एक दिन तुम्हें अपनी इस गलती पर बहुत पछतावा होगा। मुनीर मुड़ा, अपनी झोपड़ी में गया। उसने एक पुराने झोले में अपने पहनने के 2 कपड़े डाले, 2 सूखी रोटियां रखीं। उसने चांदिया के गले में बांधी हुई रस्सी को हल्के से पकड़ा और बच्चे को सीने से चिपका लिया। और फिर वो अपने गांव गुलशानपुर को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़कर उस अनजान रास्ते की तरफ चल पड़ा, जहां उसके सामने ना कोई सीधा रास्ता था और ना ही कोई मंजिल। वो चलता गया और गांव से बहुत दूर निकल आया। शाम तक वो पैदल ही चलता रहा। दिन ढल रहा था। आसमान में परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच से होता हुआ जब मुनीर एक खुली सी जगह पर पहुंचा, तो सामने एक पुराना उजड़ा हुआ सा मैदान था। वहां ठंडी हवाएं चल रही थीं। मुनीर ने एक बहुत ही गहरी और थकी हुई सांस ली। बच्चे को सीने से लगाकर वह जमीन पर बैठ गया। चांदियां भी वहीं पास में जमीन पर लेट गई। उस रात उन तीनों ने वहीं खुले आसमान के नीचे अपना वक्त काटा। उनके सिर पर कोई पक्की छत नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी। रात गुजरी और जब सुबह की पहली किरण पेड़ों के पत्तों से छनकर मुनीर के चेहरे पर पड़ी, तो वह उठ खड़ा हुआ। आसमान बिल्कुल साफ था। आसपास चिड़ियों की चहचहाहट थी, लेकिन मुनीर के अंदर एक अजीब सी खामोशी और एक पक्का इरादा था। उसने मन ही मन सोचा, मैं इसी जंगल में अपनी एक नई झोपड़ी बसाऊंगा। वह उठा और आसपास की झाड़ियों और पेड़ों से लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। बांस, लंबी घास, सूखे पत्ते, जो कुछ भी उसे मिला, वह उसे जोड़कर एक झोपड़ी बनाने में लग गया। 3 दिन तक उसने मेहनत की, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी तैयार हो चुकी थी। धीरे धीरे मुनीर के दिन सुकून से गुजरने लगे और वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमने लगा। मुनीर ने अब पास के जंगल से लकड़ियां काटकर कस्बे में बेचना शुरू कर दिया था। रोज सुबह सूरज निकलते ही वह अपना झोला उठाता, कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और निकल पड़ता। पूरा दिन पसीना बहाता और शाम ढलते ढलते अपनी झोपड़ी में लौट आता। उसने अपनी पहली कमाई से एक बकरी खरीदी, फिर दूसरी खरीदी, फिर तीसरी। 3 महीने गुजरते गुजरते मुनीर की उस छोटी सी झोपड़ी के पास एक अच्छा खासा बाड़ा बन गया था। अब उसके पास कुछ बकरियां थीं, 2 मुर्गियां थीं और एक बूढ़ा कुत्ता भी था, जो उसे रास्ते में लावारिस हालत में मिला था, जिसे मुनीर ने अपनी झोपड़ी की रखवाली के लिए रख लिया था। 2 साल का अरसा बीत गया। बच्चा अब 2 साल का हो चुका था। मुनीर ने बहुत सोच समझकर उसका नाम रखा झौरान। झौरान अब चलने लगा था। चांदियां भेड़ बच्चे को बहुत प्यार करती थी। कभी कभी झौरान चांदिया की पीठ पर चढ़ने की कोशिश करता और वो बेजुबान भेड़ चुपचाप खड़ी रहती, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के साथ खेल रही हो। ये नजारा देखकर मुनीर की आंखों में आंसू आ जाते थे। वह घंटों दूर बैठा उन्हें देखता रहता और अपने दिल पर हाथ रखकर बुदबुदाता, अगर ये मेरा खून नहीं है, तो भी अब ये मेरा बेटा है। देखते ही देखते वक्त पंख लगाकर उड़ गया। वो आदमी जिसे एक दिन गुलशानपुर गांव से धक्के मारकर जंगल में फेंक दिया गया था, आज 6 साल बाद उसी जंगल में एक ऐसी इज्जत की जिंदगी बसा चुका था, जो गुलशानपुर में उसे नहीं मिली थी। जहां पहले एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक पूरा खुला हुआ आंगन था। जहां पहले सिर्फ एक भेड़ थी, अब वहां कई जानवर और एक मुनासिब सा घर बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि मुनीर के पास क्या क्या आ गया था, बल्कि बात यह थी कि उसने एक अनजान बच्चे को कितनी अच्छी तरबियत दी थी। 6 साल का जोरान अब काफी समझदार हो चुका था। चांदियां अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके सफेद ऊन में अब वो पहले जैसी चमक नहीं रही थी। वह अब ज्यादा भाग दौड़ भी नहीं पाती थी। लेकिन उसकी और जोरान की दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। जोरान जहां भी जाता, चांदिया धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलती। अगर जोरान गिर जाता तो चांदिया फौरन उसके पास जाकर अपनी गर्दन से उसे उठाने की कोशिश करती। जब कभी मुनीर जोरान को किसी गलती पर डांटता, तो वो दौड़कर चांदिया के पीछे छुप जाता और चांदिया मुनीर की तरफ पीठ करके ऐसे खड़ी हो जाती, जैसे कह रही हो, मेरे दोस्त को हाथ मत लगाना। मुनीर खुद बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने दुनिया के ताने सुने थे।
लोगों का रंग देखा था और अब वह चाहता था कि उसका जोरान एक अच्छा इंसान बने। उसने पास के कस्बे से पुरानी किताबें और कॉपियां लानी शुरू कर दी। अक्षर, गिनती, जानवरों के नाम, इंसानों की अच्छाइयां, ये सब उसने खुद एक तरीके से तैयार किया। उसने एक पुरानी सी लकड़ी की चौकी को काले रंग से पोत कर उसे स्लेट बना दिया था। लकड़ी की एक पतली सी टहनी को कलम बनाया और मिट्टी व कोयले से स्याही बनाकर झोरान को अक्षर सिखाने लगा। वह रोज सुबह झोरान को अपने पास बिठाता और कहता, देख बेटा जोरान, बड़ा आदमी वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। बड़ा इंसान वो होता है जिसकी लोग दिल से इज्जत करें, और इज्जत हमेशा तजुर्बे, ईमानदारी और तालीम से मिलती है। मुनीर ने जोरान को सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाया, बल्कि उसे सलीका, तमीज भी सिखाई। वो अक्सर उसे समझाता, रोटी खा, मगर हमेशा आधी रोटी किसी और के लिए बचा कर रख, क्योंकि हो सकता है किसी का पेट तुझसे भी ज्यादा भूखा हो। अगर किसी की आंखों में आंसू देखे तो उसे हंसाने की कोशिश कर। जोरान ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता, उन्हें याद रखता। जब भी बाड़े का कोई जानवर बीमार होता तो वो खुद जाकर उसके लिए ताजा घास और पानी लाता और अपने नन्हे हाथों से उनके घाव पर मिट्टी या दवा लगाता। एक दिन अचानक जोरान ने बहुत ही सादगी से मुनीर से पूछ लिया, अब्बू, मेरी अम्मा कौन थी? वो कहाँ है? ये सवाल सुनते ही मुनीर का हाथ वहीं रुक गया। लकड़ी काटते हुए उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने वो सारे पुराने चेहरे तैरने लगे। गुलशानपुर गांव की वो गुस्से से भरी भीड़, पंचायत की वो गालियां और वो जहरीली आवाजें जो आज तक उसके कानों में गूंजती थीं। मुनीर ने अपना गमछा अपने चेहरे पर रख लिया और अपना मुंह मोड़ लिया, क्योंकि कभी कभी किसी के सामने रोने से बेहतर अकेले और खामोशी में रोना होता है। जोरान अब कोई छोटा नासमझ बच्चा नहीं रहा था। 6 साल की उम्र में ही वह बकरियों को चरा कर ले आता, चांदियां को नहलाता और मुनीर की थकावट को दूर करने के लिए चूल्हे पर चाय तक बना लेता था। एक बार मुनीर अपने आंगन में बैठा बकरियों का दूध निकाल रहा था। जोरान पास ही में चांदिया के साथ खेल रहा था। अचानक जंगल के उस किनारे से, जहां से कभी कोई आता जाता नहीं था, एक परछाई उठती हुई दिखाई दी। एक 30 साल का नौजवान, जिसका बदन गठीला था, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था, हाथ में एक मजबूत लाठी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, पैर चलने की वजह से थके हुए थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत चौकन्नी थीं। वो सीधा मुनीर की झोपड़ी की तरफ ही बढ़ रहा था। मुनीर ने उसे आते हुए देखा, लेकिन अपनी जगह से उठा नहीं और ना ही कुछ कहा। इतने सालों में अजनबियों से बात करने की उसकी आदत अब छूट चुकी थी। वो आदमी झोपड़ी के बिल्कुल सामने आकर रुका और बड़ी ही शराफत से आवाज दी, आदाब भाई, माफ करना, क्या यहां से मुझे बकरी का थोड़ा ताजा दूध मिल सकता है? मुझे बहुत प्यास लगी है। मुनीर ने अपने माथे का पसीना पोंछा और शांति से जवाब दिया, आदाब, दूध तो है, वहां पेड़ के नीचे बैठ जाओ। मुनीर ने एक साफ लोटा उठाया, पास खड़ी एक बकरी का ताजा दूध निकाला और उस नौजवान के हाथ में थमा दिया। वो आदमी लोटे से दूध पीने लगा। एक लंबा घूंट लिया, फिर दूसरा लिया और फिर मुस्कुराकर मुनीर से बोला, बड़ा ही मीठा दूध है भाई, ऐसा दूध तो हमारे कस्बे में भी नहीं मिलता। लगता है तुम अपने जानवरों की देखभाल बहुत अच्छे से करते हो। मुनीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये जानवर नहीं, मेरे बच्चों जैसे हैं। जैसे इंसान अपने बच्चों को खिलाता पिलाता है, वैसे ही मैं इनके साथ रहता हूं। उस आदमी ने इधर उधर नजर घुमाई। एक छोटी सी झोपड़ी, एक बूढ़ी सफेद भेड़, कुछ जानवर और एक छोटा सा बच्चा जो मिट्टी में बैठा कुछ बना रहा था। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी नरमी उतरने लगी। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मुनीर ने यूं ही पूछ लिया, वैसे तुम आ कहां से रहे हो? क्या जंगल का रास्ता भूल गए हो? आदमी बोला, नहीं भाई, रास्ता नहीं भूला। मैं गुलशानपुर गांव आया हुआ हूं। वहीं की एक लड़की से मेरी शादी हुई है। नाम है उसका समायरा। अभी बस 3 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को। उसी के रिश्तेदारों के यहाँ कुछ दिन के लिए ठहरा हूं। आज यूं ही जंगल की तरफ घूमने निकल आया था। तुम्हारी झोपड़ी दिखी तो सोचा थोड़ा दूध पी लूं। मुनीर यह सुनकर चौंका तो नहीं, लेकिन उस नाम समायरा को सुनकर उसके चेहरे पर एक पुराना साया जरूर लहरा गया। गुलशानपुर और समायरा, ये वो नाम थे जो कभी उसके पुराने गांव की गलियों में गूंजते थे। लेकिन मुनीर ने कोई सवाल नहीं किया। उसने बस अपना सिर हिलाया और बोला, अच्छा, गुलशानपुर से हो तो समझो
तुम मेरे पुराने गांव से ही निकल कर आए हो। कभी मेरी कहानी भी वहीं से शुरू हुई थी। वो आदमी अब तक खड़ा हो चुका था। उसने दूध के लिए मुनीर का शुक्रिया अदा किया और झोपड़ी से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर झोरान पर पड़ी। झोरान मिट्टी में बैठकर अपनी भेड़ चांदिया के साथ खेल रहा था। अचानक उस आदमी के कदम वहीं थम गए, जैसे वक्त रुक सा गया हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। वह उस छोटे से बच्चे को यूं टकटकी लगाकर देखने लगा, जैसे कोई बरसों पुराना भूला हुआ सपना अचानक उसके सामने खड़ा हो गया हो। वह धीरे धीरे कदमों से झोरान की तरफ बढ़ा। झोरान ने उसकी आहट सुनी, पीछे मुड़कर देखा और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट बिखेर दी। उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी कशिश थी, एक ऐसा खिंचाव था जो उस आदमी को अपने पास बुला रहा था। वो आदमी जोरान के पास जमीन पर बैठ गया और बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, मेरे प्यारे बच्चे? जोरान ने हंसकर कहा, जोरान। जोरान, बहुत अच्छा नाम है। तुम्हें इस बड़ी सी भेड़ से डर नहीं लगता? जोरान खिलखिलाकर हंस पड़ा। डर क्यों लगेगा, ये तो मेरी दोस्त है। वो आदमी अंदर तक कांप गया। उसने चांदिया की आंखों में देखा। वो बूढ़ी भेड़ भी कुछ पल के लिए उसे घूरती रही और फिर उसने अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। वह आदमी झोरान से और बातें करने लगा। तुम्हारा अब्बा बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें वो स्कूल ले जाता है? नहीं, जोरान ने सिर हिलाते हुए कहा। मेरे अब्बू मुझे खुद ही पढ़ाते हैं। लकड़ी की स्लेट पर अक्षर लिखना सिखाते हैं। तुम किसके साथ खेलते हो दिन भर? बहुत लोगों के साथ। अपनी दोस्त चांदिया के साथ, अपने अब्बू के साथ और कभी कभी इन बकरियों के साथ भी। मुनीर दूर खड़ा यह सब बहुत ध्यान से देख रहा था। वो आदमी धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। उसने एक बार फिर बहुत प्यार से झोरान के सिर पर हाथ फेरा और बहुत ही हल्के से कुछ बुदबुदाया। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। फिर वह मुनीर की तरफ पलटा और बोला, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर भाई। तुम्हारा बच्चा वाकई बहुत प्यारा है। मुनीर ने सिर्फ सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत बेचैन हो रहा था। वो आदमी मुड़कर रास्ते की तरफ चल दिया। मुनीर बस वहीं चुपचाप खड़ा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। फिर वो अपनी जगह से उठा, लोटा उठाया, अपना मुंह धोया और बकरियों के बाड़े में पहुंच गया। उसने एक एक जानवर को प्यार से सहलाया, उनके आगे चारा डाला और दूध निकालना शुरू किया। झोरान वहीं पास में मिट्टी में बैठकर अपने छोटे छोटे हाथों से कुछ खिलौने बनाने की कोशिश कर रहा था और बीच बीच में चांदिया की ऊन पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता। खैर, वक्त गुजरता गया। एक दिन की बात है। मुनीर दूध निकाल रहा था, लौटा दूध से भर चुका था। मुनीर ने जैसे ही अपनी कमर सीधी की और पसीना पोंछने के लिए सिर उठाया, उसकी नजर सामने के कच्चे रास्ते की तरफ पड़ी। जंगल के उस छोर से दो परछाइयां उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थीं। मुनीर के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। इन सुनसान रास्तों पर आने वाले लोग बहुत ही कम होते थे और जो आते थे उनकी आहट मुनीर बहुत दूर से पहचान लेता था। लेकिन आज के ये कदम बिल्कुल अलग थे। ये कदम ठहर ठहर कर बढ़ रहे थे। मुनीर ने अपनी आंखें जोर से झपकाईं, जैसे वह सामने के नजारे को ठीक से देखना चाह रहा हो। पहला चेहरा तो कुछ कुछ पहचाना हुआ सा लग रहा था। अरे, ये तो वही आदमी था जो कुछ दिन पहले दूध पीने आया था। वही साफ सुथरे कपड़े, वही चाल। लेकिन जो दूसरा चेहरा था, उसे देखते ही मुनीर के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वह एक औरत थी, एक ऐसी लड़की जिसे मुनीर ने बरसों पहले गुलशानपुर की गलियों में देखा था। उसकी उम्र यही कोई 28 से 29 साल रही होगी। उसने एक सूती दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। उसके चेहरे पर धूप और थकान की वजह से कोई चमक नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में जैसे एक ऐसा राज ठहरा हुआ था जो आज बाहर आने के लिए बेकरार था। वह लड़की अब धीरे धीरे चलती हुई मुनीर की झोपड़ी के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसके साथ खड़ा उसका शौहर हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उस लड़की की नजरें सिर्फ और सिर्फ झौरान पर जा टिकीं। मुनीर के मुंह से कोई लफ्ज निकलता, उससे पहले ही वो लड़की कांपते हुए कदमों से झौरान की तरफ दौड़ने लगी। झौरान, जो अपनी धुन में मिट्टी के खिलौने बना रहा था, उसने किसी के भागकर आने की आहट सुनी और अपना सिर उठाया। उसने देखा कि एक अनजान औरत रोते हुए उसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन अजीब बात यह थी कि झौरान उसे देखकर बिल्कुल डरा नहीं, ना ही उसे वो अजनबी लगी। वह उस औरत को एक बहुत ही सुकून भरी हैरानी से देखने लगा। और मुनीर मुनीर जैसे उस वक्त जिंदा होते हुए भी एक पत्थर जैसा बन चुका था। उसने देखा कि उस लड़की ने जोरान के पास पहुंचते ही
जमीन पर घुटने टेक दिए और रोते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मेरे बच्चे, मेरे बेटे! उस लड़की की आंखें आंसुओं से बह रही थीं और उसकी रूह अंदर तक कांप रही थी। मुनीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके कांपते हुए हाथ से दूध से भरा वो पूरा लोटा जमीन पर गिर पड़ा। लोटा गिरा, सारा दूध जमीन की मिट्टी में बह गया और उस सफेद दूध में जैसे बरसों पुराना एक दाग उभर कर सामने आ गया हो। समायरा अब झोरान का माथा चूम रही थी, उसके गालों को चूम रही थी। वह पागलों की तरह बुदबुदा रही थी। मुझे माफ कर दे मेरे लाल, मैंने तुझे खो दिया था। मैं तो ये जान भी नहीं पाई थी कि तू वाकई जिंदा है। तू मेरा बच्चा है। झोरान बिल्कुल चुप था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में इस औरत के लिए कोई डर या बेगानापन नहीं था। उसने भी जैसे उस अनजान छाती से लगकर कोई बहुत पुराना सुकून पहचान लिया हो। मुनीर अब सवालों का एक उबलता हुआ समंदर बनकर खड़ा था। वो धीरे धीरे भारी कदमों से उनके पास गया। उसने अपना कांपता हुआ हाथ समायरा के कंधे पर रखा और बहुत ही मुश्किल से कहा, बहन, क्या बात है? ये सब क्या तमाशा है? ये आंसू किस लिए हैं? और और तुम्हारा इस बच्चे से क्या रिश्ता है? समायरा ने अपना आंसुओं से भीगा हुआ सिर उठाया। उसका पूरा शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चाई थी। वह बोली, मुनीर भाई, मेरा नाम समायरा है। मैं उसी गुलशानपुर से हूं जहां से तुम्हें निकाला गया था। और ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में पला है, ये कोई और नहीं, मेरी कोख का टुकड़ा है। ये मेरा बेटा है। झोरान अभी भी उस अनजान औरत समायरा के सीने से चिपका हुआ था। उसकी छोटी छोटी आंखें बेचैनी से बार बार मुनीर को देख रही थीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत कौन है और उसके अब्बू इतने परेशान क्यों खड़े हैं। मुनीर का गला पूरी तरह सूख चुका था। उसने बहुत मुश्किल से अपने कांपते हुए हाथ से समायरा के कंधे को थपथपाया और भारी आवाज में कहा, तो फिर चलो वहां पेड़ के नीचे बैठते हैं। ये इतनी बड़ी बातें यूं खड़े खड़े नहीं होंगी। इन्हें समझने के लिए वक्त चाहिए और सुकून भी। चारों लोग, मुनीर, समायरा, उसका शौहर और छोटा सा जोरान, अब झोपड़ी के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ की घनी छांव में बैठ गए। जोरान अब समायरा की गोद में बैठा था और वो बार बार उसके बालों को सहला रही थी। मुनीर उनके ठीक सामने जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें अनगिनत सवालों से भरी थीं और होंठ बिल्कुल खामोश। समायरा का शौहर भी शांत बैठा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार झोरान पर जा टिकती थीं और हर बार वो कुछ समझने की कोशिश में डूब जाता था। अब वक्त आ गया था कहानी के उन पन्नों को पलटने का, जिन्हें मुनीर ने जाने कब का बंद कर दिया था और जिन्हें समायरा ने डर की वजह से कभी किसी गांव वाले के सामने खोला ही नहीं था। मुनीर का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, समायरा बहन, अब सच सच कहो, ये इतना सब क्यों छुपाया तुमने? ये बच्चा, इसकी असलियत क्या है? और मेरी चांदियां के पास ये उस रात कैसे पहुंचा? समायरा ने अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। आवाज बीच बीच में टूट रही थी, लेकिन आज उसने बोलना शुरू किया और उसकी जबान से निकला हर एक लफ्ज जैसे किसी बहुत पुराने और गहरे जख्म को कुरेद रहा था। मैंने मोहब्बत की थी मुनीर भाई, समायरा ने रोते हुए कहा, और फिर प्यार में अंधी होकर वही सबसे बड़ी गलती कर बैठी। ये जो मेरा शौहर है ना, समायरा ने अपने साथ बैठे आदमी के कंधे की तरफ इशारा किया, इसे मैं अपनी शादी से बहुत पहले से जानती हूँ। ये कुछ साल पहले हमारे गांव गुलशानपुर आया था, अपने किसी रिश्तेदार के घर। पहली नजर में ही हम दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। रोज छुप छुप कर मिलना जुलना शुरू हुआ। बातें लंबी होती गईं और फिर वो मोहब्बत इतनी गहरी हो गई कि हमें सही और गलत की परवाह ही ना रही। समायरा की आवाज भर्रा गई। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, हम दोनों जवानी के जोश में वो कर बैठे जो एक बहुत बड़ी गलती थी। मैंने गलत काम किया था मुनीर भाई। ये सुनकर मुनीर का दिल बैठने लगा। उसकी आंखें भी नम थीं, लेकिन वो खामोशी से सब सुन रहा था। वो आदमी, यानी समायरा का शौहर, बस जमीन की तरफ देखता रहा, जैसे आज वो भी अपने हिस्से की गलती मान रहा हो। समायरा ने आगे बताना शुरू किया। एक दिन अचानक इन्हें कोई खबर मिली और इन्हें अपने गांव लौटना पड़ा। इनके अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जाते जाते इन्होंने मुझसे वादा किया था कि बहुत जल्द वापस लौट कर आऊंगा और मुझे अपने साथ ले जाऊंगा, मगर वो जल्द कभी आया ही नहीं। समायरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
उस वक्त मुझे खुद भी पता नहीं था कि मेरी कोख में हमारी उस गलती का नतीजा पल रहा है। कुछ महीने बीते तो मुझे चक्कर आने लगे, उल्टियां होने लगी, बदन की कमजोरी बढ़ने लगी और तब जाकर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं मां बनने वाली हूं। समायरा फूट फूट कर रोने लगी। मेरे घर में कौन था? बस मेरी एक बूढ़ी माँ, और उनकी भी आंखें बहुत पहले रोशनी खो चुकी थीं। उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता था। मेरे अब्बा का इंतकाल तो मेरे बचपन में ही हो चुका था और कोई भाई बहन भी नहीं थे। बस मैं और मेरी वो अंधी माँ। माँ यही सोचती थी कि मैं किसी बीमारी का शिकार हो गई हूँ, इसीलिए दिन ब दिन मेरा बदन कमजोर हो रहा है। उन्हें क्या पता था कि मेरे पेट में एक नई जान पल रही है। उसने मुनीर की तरफ देखा और दर्द भरी आवाज में कहा, पूरे 9 महीने, मैंने 9 महीने घोर खामोशी और खौफ में काटे। डर, बहुत ज्यादा शर्म और बेबसी के बीच मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। मोहल्ले की औरतें जब घर आती तो ताने देती कि लड़की का चेहरा क्यों इतना मुरझाया हुआ है, मगर कोई भी मेरा असली सच नहीं जानता था। कभी कभी मैं सोचती थी कि अपनी जान दे दूं, कभी सोचती छत से कूद जाऊं या गांव के कुएं में छलांग लगा दूं। मगर मगर फिर जब अपने पेट पर हाथ रखती तो रुक जाती। इस बच्चे का क्या कसूर था? समायरा ने झोरान को और कसकर अपने सीने से लगा लिया। फिर आखिरकार वो रात आ ही गई मुनीर भाई, जब मेरी हालत बिगड़ने लगी। मुझे बहुत तेज दर्द होने लगा। मैं सारी रात बिस्तर पर तड़पती रही और मेरी अंधी माँ उस अंधेरे कमरे में मेरे सिरहाने बैठी रही। वो बेचारी ये जान ही नहीं पाई कि मैं किस भयानक दर्द से गुजर रही हूं। रात के तीसरे पहर, बिल्कुल खामोशी में, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। मेरा ये बेटा झोरान। समायरा की सांसें अब बहुत भारी हो चुकी थीं। बच्चे के रोने की हल्की सी आवाज सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए तो बहुत खुश हुआ, मगर उसी पल एक बहुत बड़े डर ने मेरा गला पकड़ लिया। मैं मां तो बन गई थी, मगर साथ ही मुझे लगा कि अब मेरी बर्बादी का वक्त शुरू हो गया है। मैंने सोचा, अगर सुबह होते ही पूरे मोहल्ले और गांव वालों को पता चल गया कि मेरे पास बिना शादी के एक बच्चा है, तो वो लोग मुझे और मेरी अंधी मां को जिंदा जमीन में दबा देंगे। मैं उस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती थी और किसी को दे भी नहीं सकती थी। उसने मुनीर के पैरों की तरफ देखते हुए कांपती आवाज में कहा। तभी मुझे याद आया, मैंने कुछ दिन पहले कुएं पर औरतों से सुना था कि तुम्हारी सफेद भेड़ चांदिया का पेट दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है। लोग बातें बना रहे थे कि शायद वो कोई बच्चा जनने वाली है या उसे कोई अजीब बीमारी है। उस खौफनाक रात मेरे जहन में बस एक ही ख्याल आया, अगर मैं अपना ये बच्चा किसी तरह उस चांदिया के पास रख दूं, तो लोग यही समझेंगे कि वो उसी भेड़ का बच्चा है। कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मुनीर ये सुनकर सुन्न पड़ गया। जो इल्जाम उसने इतने सालों तक अपने सीने पर सहे थे, आज उसका असली सच उसके सामने था। समायरा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, उस सुबह जब तुम पागलों की तरह भागकर दाई आपा को बुलाने गए थे, तभी मैं पीछे के कच्चे रास्ते से तुम्हारे बाड़े में पहुंची। तुम्हारी चांदियां दर्द में थी, पसीने से भीगी हुई जमीन पर लेटी थी। मैंने अपने इस नवजात बच्चे को एक गीले कपड़े में लपेटा और चांदियां की छाती से बिल्कुल सटाकर रख दिया। और तुम यकीन नहीं करोगे मुनीर भाई, उस बेजुबान भेड़ ने मेरे बच्चे को दूर नहीं किया। उसने अपनी सफेद गर्दन मेरे बच्चे के ऊपर रख दी, जैसे उसे अपना लिया हो। फिर मैं भागकर पास की झाड़ियों में छुपकर बैठ गई। इसके कुछ देर बाद तुम वापस लौटे, दाई आपा आई, और तुम दोनों ने बच्चा देखकर जो हैरानी जताई, वो मैंने अपनी आंखों से देखी। उसके बाद गांव में जो कुछ भी तमाशा हुआ, मैंने सब सुना। लोगों ने तुम्हें गंदी गंदी गालियां दी, तुम्हें मारा पीटा, और पंचायत ने तुम्हें हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैं छुपी रही, मैं चुप रही, क्योंकि डर ने मेरी जबान को ताला लगा दिया था। मैं इतनी बुजदिल निकली कि तुम्हारी इज्जत नीलाम होती रही और मैं एक लफ्ज नहीं बोल पाई। समायरा ने झोरान का माथा चूमते हुए अपनी बात खत्म की। आज 6 साल बाद मैं यहां आई हूं। जब कल मेरे शौहर ने इस बच्चे को यहां देखा और मुझे आकर बताया, तो मेरी रूह कांप गई। ये मेरा बेटा है मुनीर भाई, मेरी जान का तारा है, मेरा ही खून है। मुनीर अब तक बिल्कुल चुपचाप बैठा ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की एक लंबी कतार बह रही थी, लेकिन उसके होंठ अभी भी सिले हुए थे। समायरा की हर एक बात, हर एक लफ्ज एक तेज तीर की तरह उसके सीने के पार हो रहा था। झोरान अभी भी समायरा के सीने से चिपका हुआ था।
लेकिन उसकी आंखें बेचैनी से मुनीर को देख रही थीं। उसके छोटे से दिमाग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शायद वो इस मुश्किल सवाल से जूझ रहा था कि अगर ये औरत मेरी असली माँ है, तो फिर मेरे अब्बू कौन हैं? समायरा ने बहुत धीरे से जोरान को अपने सीने से अलग किया। उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं, जैसे वो कोई बहुत कीमती चीज उसके असली हकदार को वापस करने जा रही हो। उसने बच्चे के गालों को चूमा और फिर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, बेटा, तू मेरा है, मेरी ही कोख का टुकड़ा है, मगर तुझे एक बाप की तरह पालने वाला कोई और नहीं, बल्कि ये है, तेरा असली अब्बू यही है। फिर वो मुनीर की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज अब थोड़ी साफ हो चुकी थी। मुनीर भाई, तुमने जो किया है मैं अपनी पूरी जिंदगी भी दे दूं तो तुम्हारा ये एहसान नहीं उतार सकती। अगर तुम उस दिन इस बच्चे की जिम्मेदारी ना लेते तो शायद मेरा ये बेटा आज जिंदा भी ना होता। तुमने न सिर्फ इसे बाप की तरह पाला, बल्कि इसे वो प्यार और वो तमीज दी जो शायद मैं भी कभी ना दे पाती। समायरा ने अपने दोनों हाथ मुनीर के सामने जोड़ ली। इसलिए मुनीर भाई, मैं ये बच्चा तुमसे छीनने बिल्कुल नहीं आई हूं। नहीं, ये मेरा अधिकार ही नहीं है। मैं तो सिर्फ एक माँ हूं जिसने इसे सिर्फ जन्म दिया है, मगर असली बाप तो तुम हो, जिसने इसे अपनी जान से बढ़कर पाला है। मुझे तुमसे सिर्फ एक इजाजत चाहिए। समायरा की आंखों से आंसू फिर ढलकने लगे। बस मेरी इतनी सी गुजारिश है कि जब कभी मेरा दिल अपने बच्चे के लिए तड़पे, जब मेरी ममता बेचैन हो, तो क्या मैं इस बच्चे से मिलने यहां आ सकती हूँ? क्या मैं इसे दूर से ही देखकर अपनी आंखों को सुकून दे सकती हूँ? और और जब मेरा शौहर भी इस बच्चे को अपना कहने की हिम्मत जुटा ले, तो क्या वो भी इसे गले से लगा सकता है? मुनीर के अंदर जज्बातों का एक बड़ा समंदर उठ रहा था। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने पहली बार जोरान को चांदिया के पास रोते हुए देखा था। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और बहुत ही आहिस्ता से अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज अब बहुत भारी हो चुकी थी। समायरा बहन, तुम जब चाहो इस बच्चे से मिल सकती हो। मैं अब उसका अब्बू ही नहीं, उसका साथी भी हूं, मगर दिल से आज भी वो मेरा ही बेटा है और मेरी आखिरी सांस तक मेरा ही रहेगा। ये सुनते ही जोरान, जो अब तक उन दोनों को टकटकी लगाए देख रहा था, अचानक जमीन की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में पानी तैरने लगा, उसकी जबान कांपने लगी और वो भारी आवाज में बोला, तो अब्बू, आप मेरे असली अब्बू नहीं हो? ये सुनकर मुनीर का दिल तड़प उठा। वो झुककर जोरान के बिल्कुल बराबर आया। उसने अपने बड़े और खुरदुरे हाथों में जोरान के छोटे से चेहरे को थाम लिया। मेरे बच्चे, मुनीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके साथ उसके आंसू भी छलक पड़े। अगर तू मुझे अपना अब्बू मानेगा, तो मैं आज भी तेरा असली अब्बू ही हूं, और जब तक मेरे बदन में जान है, मैं तेरा अब्बू ही रहूंगा। इतना सुनना था कि जोरान फूट फूट कर रो पड़ा और दौड़कर मुनीर के गले से लिपट गया। आप ही मेरे अब्बू हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। समायरा और उसका शौहर अपनी जगह पर खड़े हो गए। समायरा की आंखें गीली जरूर थीं, लेकिन आज उसका दिल बहुत हल्का हो चुका था। आज एक बहुत पुरानी गलती का भारी बोझ उसके सीने से उतर गया था। एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया था। मुनीर ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, इस बच्चे से मिलने के लिए तुम्हें कभी मेरी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जी चाहे चले आना। मगर हाँ, मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा। इस बच्चे की जिंदगी और इसकी दुनिया अब जरा भी बदलनी नहीं चाहिए। ये चांदिया कोई आम भेड़ नहीं, इसकी सबसे पुरानी दोस्त है। मैं इसका अब्बू हूं और ये जंगल की झोपड़ी ही इसका असली घर है। समायरा मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। मुझे सब मंजूर है मुनीर भाई। जो प्यार इस बच्चे को तुम्हारे पास और इस झोपड़ी में मिला है, शायद वो महलों में भी नहीं मिल सकता था। मैं सिर्फ अपने बेटे की एक झलक मांगती हूँ। बस वही मेरा अधिकार है। वो दोनों उस दिन खुशी खुशी वहां से लौट गए। इस बात को गुजरे हुए पूरा 1 महीना हो गया था। एक दिन सुबह की ठंडी रोशनी धीरे धीरे जमीन पर उतर रही थी। जंगल का माहौल बहुत शांत था। मुनीर रोज की तरह अपनी झोपड़ी से उठ चुका था। बाहर रखे पानी के मटके से उसने अपना मुंह धोया और फिर अपने जानवरों की तरफ बढ़ गया। चांदिया बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चली थी, मगर उसकी आंखों में जोरान के लिए प्यार का दरिया आज भी पहले की तरह ही लहराता था। जोहरान अब 7 साल का हो चुका था और आज भी जब वो चांदिया की सफेद ऊन पर हाथ फेरता, तो ऐसा लगता जैसे वो बेजुबान भेड़ मुस्कुरा रही हो। एक दिन की बात है, मुनीर का वो दिन पहले की ही तरह शुरू हुआ था, मगर ये दिन कोई आम दिन नहीं था। दोपहर होते होते मुनीर को जंगल के रास्ते से बहुत दूर एक धूल उठती हुई नजर आई।
पहले तो उसे लगा कि शायद कोई मुसाफिर या लकड़ी काटने वाला उधर से गुजर रहा होगा, मगर फिर वो धूल एक बड़े से बवंडर की तरह सीधी उसी की झोपड़ी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। मुनीर ने अपनी आंखें सिकोड़कर गौर से देखा। वहां कोई एक या दो लोग नहीं थे, करीब 80 से 100 लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ आ रही थी। पूरे गुलशानपुर गांव के आदमी, औरतें, कुछ नौजवान और कुछ बुजुर्ग, सब के सब उसकी झोपड़ी की तरफ चले आ रहे थे। मुनीर पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन जब वो लोग पास आए तो उसने देखा कि आज किसी के भी हाथ में कोई लाठी, डंडा या पत्थर नहीं था। उनके हाथ बिल्कुल खाली थे, लेकिन उनकी निगाहें पछतावे, शर्म और आंसू से भरी हुई थीं। भीड़ धीरे धीरे झोपड़ी के सामने आकर रुक गई। उस भीड़ में सबसे आगे वही बहादुर काका खड़े थे, जिन्होंने उस दिन मुनीर को कुछ वक़्त की मोहलत दी थी। और उनके साथ खड़ा था सुल्तान चाचा, जिसने सबसे पहले मुनीर को जालिम और गंदा इंसान कहकर गालियां दी थीं। आज सुल्तान चाचा की कमर झुकी हुई थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो धीरे धीरे चलते हुए सीधा मुनीर के पास आए और अपने दोनों कांपते हुए हाथों से मुनीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। बेटा मुनीर, सुल्तान चाचा की आवाज रोने की वजह से कांप रही थी। हमसे हमसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया मेरे बेटे। हमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। मुनीर कुछ नहीं बोला। वो बस हैरानी से उन्हें देख रहा था। सुल्तान चाचा आगे बोले, हमने बिना कुछ सोचे समझे, बिना असलियत जाने तुझ पर इतने गंदे इल्जाम लगाए। जो काम तूने कभी किया ही नहीं, हमने तुझे उसकी इतनी बड़ी सजा दी। आज आज हमें वो सारा सच पता चल गया है बेटा। अचानक भीड़ में एक सरसराहट हुई। लोग बीच में से दो तरफ हट गए, जैसे किसी के लिए रास्ता खाली कर रहे हों। और उस रास्ते के बीच से चलते हुए दो चेहरे सामने आए, समायरा और उसका शौहर। समायरा के चेहरे पर आज कोई डर नहीं था, समाज का कोई खौफ नहीं था, कोई शिकन नहीं थी। आज उसके चेहरे पर सिर्फ एक पक्का सुकून था। समायरा ने ही पूरे गांव को इकट्ठा करके उस रात का सारा सच बता दिया था। तभी गांव का सरपंच, जिसने मुनीर को गांव से निकालने का फरमान सुनाया था, आगे आया। आज वो मुनीर के दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ा था। मुनीर, सरपंच ने भारी आवाज में कहा, तू तो बड़ा इंसान निकला। तूने हमारे सारे जुल्म सह लिए, पत्थर खाए, गालियां सुनी, मगर पलटकर इस गांव को कोई गलत अल्फाज नहीं बोले। तू चुपचाप निकल गया। आज हम सब, ये पूरा गुलशानपुर गांव तुझसे माफी मांगने आया है। और तेरी इस सफेद भेड़ चांदिया को भी हमारा आदाब है, जिसने इतने सालों तक तेरे बेटे को एक दोस्त की तरह प्यार दिया। ये सब सुनकर मुनीर के अंदर का वो बांध टूट गया, जो उसने 6 सालों से बांध कर रखा था। उसकी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह निकला। वो आज भी कुछ नहीं बोल रहा था, बस उसके आंसू बह रहे थे। वो आंसू जो सालों से उसके दिल के अंदर ही अंदर बह रहे थे, आज पहली बार आजादी से बाहर आ रहे थे। वो सारे जख्म जो गांव वालों के तानों ने उसे दिए थे, आज उन पर इज्जत का मरहम लग रहा था। उसने अपने आंसू पोंछते हुए सिर्फ इतना कहा, जिस बच्चे को मैंने अपनी चांदिया की दोस्ती में पाला, जो मुझे बहुत प्यारा है, आज अगर दुनिया के सामने उसकी सच्चाई और मेरी सच्चाई आ गई है, तो मेरी अब कोई और तमन्ना बाकी नहीं रही। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। समायरा आगे बढ़कर आई। उसने जोरान का हाथ थामा और गांव वालों की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, यह बच्चा आज भी तुम्हारा ही है मुनीर भाई। मैंने तो सिर्फ इसे जन्म दिया था, मगर असली माँ और असली बाप तो तुम ही बने हो। हम बस इतना चाहते हैं कि यह बच्चा खुश रहे। मुनीर ने झोरान को अपने गले से लगा लिया। उसके हाथ झोरान की पीठ पर ऐसे फेर रहे थे, जैसे वो उसे यकीन दिला रहा हो कि अब उसे कोई गांव वाला भी उससे छीन नहीं सकता। उस दिन एक बहुत ही अनोखा नजारा देखने को मिला। मुनीर को पूरे गांव की भीड़ पूरे सम्मान के साथ वापस गुलशानपुर गांव लेकर गई। कोई बाजे नहीं बजे, कोई बड़ा जश्न नहीं हुआ, मगर उस दिन हर गांव वाले की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। उस घर की पुरानी चौखट मुनीर ने आज फिर से पार की, जहां से उसे एक दिन धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। आज गांव वालों ने मिलकर मुनीर की उस टूटी हुई झोपड़ी को फिर से एक बहुत खूबसूरत और मजबूत घर में बदल दिया। चांदिया के लिए घर के पिछवाड़े में एक बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा नया बाड़ा बनाया गया और झोरान के लिए पढ़ने और खेलने की एक खास जगह बनाई गई। अब गांव के बच्चों को मुनीर से कोई डर नहीं लगता था, बल्कि वो सब शाम होते ही झोरान के साथ खेलने के लिए उसके आंगन में आ जाते थे।
चांदिया अब सिर्फ जौरान की नहीं, बल्कि पूरे गांव के बच्चों की दोस्त बन गई थी। और इस तरह ये कहानी पूरी हुई। आज की वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं